क्या होता है, प्रदूषण क्या होते हैं, पर्यावरण से संबंधित जो कानून हैं, जैव विविधता क्या होती है, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित कानून हैं, पर्यावरणीय संस्थाएं हैं, यूएनईपी हो गई है, यूएनडीपी हो गई है, नीरी हो गई हैं, जो भी कानून बनाए गए हैं वो सभी हम लोग क्या देखेंगे, पहली वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो 20 से 25 मिनट की वीडियो रहने वाली है आपकी, इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो जो सभी नवीनतम डाटा है, जैसे रामसर साइट कितनी हो गई हैं, कितनी बढ़ गई हैं, जो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट है 2023 वाली, सभी रिपोर्ट्स को हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे। तो संबंधित 1 घंटे की वीडियो होने वाली है आपकी, और 1 घंटे में आपका पूरा पर्यावरण कवर हो जाएगा। यदि आपने पूरी वीडियो अच्छे से देख ली तो आपका पर्यावरण से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, और यूपीटीईटी में ही नहीं, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए हम लोग सभी टॉपिक देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक देखने वाले हैं हम लोग। पर्यावरण, परितंत्र और पारिस्थितिकी देखेंगे, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल देखेंगे, वायुमंडल देखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण देखेंगे, पर्यावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण कानून बनाए गए हैं उसको देखेंगे, पर्यावरण अवक्रमण देखेंगे, जैव विविधता देखेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव विविधता और हॉटस्पॉट क्षेत्र, आर्द्र भूमि और जैव मंडल क्षेत्र देखेंगे। वैश्विक तापमान देखेंगे कि इसमें क्यों वृद्धि हो रही है, कौन इसके जिम्मेदार कारक हैं। जलवायु परिवर्तन देखेंगे, किसके लिए जो भी नियम बनाए गए हैं, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हो गया है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बनाई गई हैं इसको हम सभी सारी चीजें देखने वाले हैं। प्राकृतिक संसाधन हो गए हैं, पर्यावरणीय संस्थाएं हो गई हैं, जैसे यूएनईपी हो गया है, यूएनडीपी हो गई है, इसके लिए और क्या है, जैसे नीरी हो गया है, जितनी भी इंपॉर्टेंट संस्थाएं बनाई गई हैं वो सभी देखेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे भारत की वन स्थिति रिपोर्ट को। आइए हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण एक मास्टर नोट संग्रह के बारे में देखते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। तो वह सब कुछ जो हमारे चारों ओर विद्यमान है क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। जो हमारे चारों ओर विद्यमान है, आप लोग शायद वर्ड समझ रहे होंगे इसका। तो यदि आप लोग लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, या फिर आप लोग अपने रूम में बैठकर स्टडी कर रहे होंगे, तो आपके सामने जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे आप यदि लाइब्रेरी में हैं तो आपको डेस्क दिखाई दे रही होगी, फैन दिखाई दे रहा होगा, एसी दिखाई दे रहे होंगे, पर्दे दिखाई दे रहे होंगे, इसके अलावा आपके सम्मुख बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होंगे, वो भी दिखाई दे रहे होंगे। तो इन सभी को मिलाकर जो जो चीजें आप देख पा रहे हैं, तो वही सब क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के दो घटक होते हैं, जैसे जैविक घटक होता है और एक अजैविक घटक होता है। जैविक घटक में देखें तो आपको जो भी चीजें दिख रही हैं और उसमें जीवन है, जैसे आपको पेड़ पौधे यदि दिख रहे हों, जीव जंतु दिख रहे हों, सूक्ष्म जीव दिख रहे हों, तो वह सभी क्या कहलाते हैं, जैविक घटक कहलाते हैं। जैसे आपके सम्मुख बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं तो वो सभी क्या है, जैविक घटक हैं। और बहुत सारी चीजें जिनमें जीवन नहीं है, मीन्स क्या है, इसमें जीवन नहीं है, तो ये क्या कहलाते हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं। जैसे जल हो गया है, वायु हो गई है, पर्वत हो गई है। यह कृत्रिम भी हो सकते हैं और मानव निर्मित हो सकते हैं। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित ही होता है, कृत्रिम हो सकते हैं और प्राकृतिक भी हो सकते हैं। जल, वायु, पर्वत, ये सब क्या है, प्राकृतिक होते हैं। यदि आप अपने सड़क देखोगे, आप अपने डेस्क देख पा रहे होंगे, बल्ब देख पा रहे होंगे, ये सब क्या है, मानव निर्मित या कृत्रिम होते हैं। मीन्स इनमें जीवन नहीं होता है, तो उनको क्या कहते हैं, हम अजैविक घटक कहते हैं। तो एक बात तो समझ में आती है कि पर्यावरण क्या है, तो जैविक और अजैविक घटकों का योग है। हमने क्या कहा आपसे कि जो आप चारों तरफ चीजें देख पा रहे हैं वही क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। तो जो चारों ओर चीजें देख रहे हैं या तो वो जीवित हैं या फिर अजैविक हैं, तो इन्हीं दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं, हम लोग पर्यावरण कहते हैं। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पर्यावरण के घटक और पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसके क्या घटक होते हैं, अभी हमने देखा ही है। जैसे जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक में क्या देखते हैं, जिनके अंदर जीवन होता है उनको क्या कहते हैं, जैविक घटक कहते हैं। और जिनके अंदर जीवन नहीं होता है उनको क्या कहते हैं, हम लोग अजैविक घटक कहते हैं। तो जैविक घटक में कौन कौन आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु आते हैं और सूक्ष्म जीव आते हैं। पेड़ पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, क्योंकि यही क्या है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। मीन्स यह स्वपोषी होते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, हम लोग स्वपोषी कहते हैं। तो क्या होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, उत्पादक, क्योंकि यह अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। जीव जंतु क्या होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इनको बहुत अच्छे से देखेंगे हम लोग आगे। इनको क्या कह लेते हैं, हम लोग उपभोक्ता कहते हैं, क्योंकि यह उत्पादक को खाते हैं। किसको खाते हैं, उत्पादक को खाते हैं। जिनको क्या कहते हैं, हम लोग उपभोक्ता या परपोषी कहते हैं हम लोग। जो पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों को खाते हैं, मीन्स इनके मृत शरीर को, तो उनको क्या कहते हैं, हम लोग अपघटक कहते हैं या डीकम्पोजर कहते हैं। जो पेड़ पौधों के मृत शरीर को और जीव जंतुओं के मृत शरीर को खाते हैं, इनको क्या कहा जाता है, अपघटक कहा जाता है। इसमें कौन कौन शामिल होता है, जैसे कवक हो गया है, जीवाणु हो गए हैं, ये सब क्या है, आपके अपघटक में शामिल होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अजैविक घटक। इसमें प्राकृतिक
के रूप में बांटते हैं और कृत्रिम के रूप में बांटते हैं। जिसके अंदर जीवन नहीं होता है उनको क्या कहते हैं हम लोग? अजैविक घटक कहते हैं। प्राकृतिक है और कृत्रिम है। जैसे प्रकाश, वायु, भूमि, नदी, झील, ये सब क्या है? प्राकृतिक है। सड़क कृत्रिम है क्योंकि यह मानव निर्मित है। बांध हो गया है, नहर हो गए हैं, किताब हो गई हैं, ये सब क्या है? अजैविक घटक हैं और कृत्रिम है। आप लोग यदि क्वेश्चन आए तो बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पारिस्थितिकी मीन्स इकोलॉजी क्या होती है। सबसे पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल जो किया था अर्नेस्ट हेकल ने किया था। पर्यावरण और जीवों के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। मीन्स पर्यावरण और जीवों के बीच में जो संबंध का अध्ययन है उसको हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि यह शब्द किसने दिया था? तो अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। अब देख लेते हैं हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र को। तो यह किसने दिया था? एजी टांसले। तंत्र से आप याद कर सकते हैं टी से टी, टांसले। यह क्या होता है? वातावरण के जैविक और अजैविक घटकों के बीच में जो अंतःक्रिया से विकसित परितंत्र होता है। अब देख लेते हैं हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। तो यह शब्द किसने दिया था सबसे पहली बार? एजी टांसले ने। तंत्र से टांसले याद कर सकते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र तो एजी टांसले। यह क्या होता है? तो वातावरण के जैविक और अजैविक घटकों की अंतरक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं हम लोग? परितंत्र कहते हैं या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यह दो प्रकार से होता है, प्राकृतिक होता है और मानव निर्मित होता है। आप लोग समझ जाएंगे जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्राकृतिक के अंतर्गत दो ही चीजें होती हैं, तो जलीय होगा या स्थलीय होगा। तो जलीय में देखते हैं झील, समुद्र, महासागर, नदी, ये सब क्या है? जलीय हैं। आपको शायद समझ में ही आ रहा होगा कि इसमें पानी है तो इसमें क्या होगा? जलीय हो गया है। स्थलीय में क्या हो गया है? वन, घास के मैदान, मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश ऐसे प्रदेश को कहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। जिसे ध्रुवीय क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग? टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। मरुस्थल हो गया है और टुंड्रा प्रदेश हो गए हैं। मानव निर्मित क्या होते हैं? जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे धान का खेत हो गया है, फसल भूमि हो गई है, सीड बैंक हो गया है, या एक्वेरियम हो गया है। एक्वेरियम आपने देखा होगा क्या होता है? जैसे आपने देखी कांच का पोट होता है, उसमें बहुत सारी मछलियां रहती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? जल जीवनशाला। जल जीवनशाला या एक्वेरियम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यह क्या है? कृत्रिम परितंत्र कहलाता है। अब देख लेते हैं हम लोग खाद्य जाल या फूड चेन को। तो सूर्य जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। मीन जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसकी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य होता है। तो सूर्य की ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। भोजन बनाते हैं मीन्स ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं भोजन बनाते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। मीन्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इनको स्वपोषी कहते हैं या उत्पादक कहते हैं। जो उत्पादक को खाते हैं इनको क्या कहते हैं हम लोग? उपभोक्ता कहते हैं। तो उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। जो सिर्फ शाकाहारी होते हैं मीन्स जो सिर्फ पेड़ पौधों को खाते हैं उनको कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। जो शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों होते हैं इनको कहते हैं हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता। और जो सिर्फ मांसाहारी होते हैं इनको कहते हैं हम लोग तृतीयक उपभोक्ता। जो शाकाहारी और मांसाहारी होते हैं इसी को हम कहते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं हम लोग? सर्वाहारी भी कहते हैं। जैसे मानव है तो क्या है? सर्वाहारी भी है। जैसे यह पेड़ पौधों को भी खा लेता है, मीन्स जो घास फूस है उसको भी खाता है, और यह मांस का भी सेवन करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? सर्वाहारी भी कहते हैं। जो शेर है यह सिर्फ मांस का ही सेवन करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। इसको और अच्छे से आके देख लेते हैं। जो उत्पादक है, सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इसको स्वपोषी कहते हैं। जो भोजन स्वयं बनाते हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग? उत्पादक कहते हैं। जो उपभोक्ता हैं यह तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो शाकाहारी होते हैं। द्वितीयक जो सर्वाहारी होते हैं, जैसे मनुष्य, चूहा, बिल्ली होता है, मीन्स यह पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु दोनों को खाते हैं। जो तृतीयक उपभोक्ता हैं यह मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर, बाघ आदि, जो केवल मांस का ही सेवन करते हैं। अपघटक होते हैं तीसरे नंबर पर, मीन्स डिकम्पोजर होते हैं। यह मृत शरीर को खाने वाले होते हैं। मीन्स उत्पादक के और जो उपभोक्ता हैं दोनों के मृत शरीर को कौन खाता है? तो अपघटक खाते हैं। इसके अंतर्गत दो लोग शामिल होते हैं, जीवाणु और कवक। विषाणु को इसमें शामिल नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से। इसके बाद देखते हैं खाद्य श्रृंखला। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का परस्परिक संबंध। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। मीन्स एक स्तर से दूसरे स्तर पर जो ऊर्जा का प्रवाह होता है इसी को क्या कहते हैं हम लोग? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। उत्पादक से जो ऊर्जा उपभोक्ता में ट्रांसफर होगी, उपभोक्ता से किस में ट्रांसफर होगी? आपकी अपघटक में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट श्रृंखला देख लेते हैं हम लोग, ऊर्जा प्रवाह और पारिस्थितिकी पिरामिड। यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंडमान का 10% का नियम देखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 10% का नियम किसने दिया है? तो यह लिंडमान ने दिया था। और इनके अकॉर्डिंग क्या है? ऊर्जा 10% ही ट्रांसफर होती है। जिस कोई उत्पादक है उसके पास कितनी? 10,000 कैलोरी ऊर्जा है।
कितनी है 10,000 कैलोरी ऊर्जा। यदि इस पेड़ पौधे को कोई शाकाहारी जीव खाता है तो इसकी 10% ही ऊर्जा जाएगी, मीन्स 10,000 का 10% कितना होगा, तो 1,000 ऊर्जा, 1,000 यूनिट ऊर्जा इसके पास जाएगी। यदि इस शाकाहारी जीव को कोई मांसाहारी जीव खाता है तो उसके पास मात्र 100 यूनिट ही ऊर्जा ही जाएगी। यदि इसको सर्वाहारी कोई खा लेता है तो उसके पास 10% ही ऊर्जा जाएगी। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ इतना याद कर लीजिएगा कि 10% ऊर्जा का ही ट्रांसफर होता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सूर्य जो है पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल है, मीन्स प्रमुख ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो सूर्य ही होता है। घास परितंत्र में देख लेते हैं तो घास को टिड्डा खा लेता है, छिपकली टिड्डे को खा लेती है, सांप छिपकली को खा लेता है और मोर सांप को खा लेती है। वन परितंत्र में देखते हैं झाड़ियों को कौन खाता है, खरगोश खा लेता है, भेड़िया जो है खरगोश को खा लेता है और शेर चीता जो है भेड़िया को खा जाता है। तालाब परितंत्र में देखें जो शैवाल होते हैं इनको छोटी छोटी मछलियां खा लेती हैं, बड़ी मछली जो छोटी मछली को खा जाती है, जो बगला या सारस होता है वह बड़ी मछली को खा जाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है खाद्य श्रृंखला का प्राकृतिक अंतर संबंध। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का प्राकृतिक अंतर संबंध खाद्य जाल कहलाता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद कर लीजिएगा आप लोग। पारिस की पिरामिड देख लेते हैं, ये चार्ल्स एक्टन के द्वारा दिए गए थे। किसके द्वारा, चार्ल्स एक्टन के द्वारा दिए गए थे। इसको आपको रटना पड़ेगा, आप समझ भी सकते हैं, बहुत इजी है। इसे दो रूपों में दिखाई देते हैं आपको, जीव संख्या के आधार पर और जीव भार के आधार पर दिखाई देते हैं कि मीन्स संख्या ज्यादा हो तो कैसा बनेगा और यदि उनका भार ज्यादा हो मीन्स जीव का भार ज्यादा हो तो कैसा बनेगा। तो घास देखते हैं हम, घास स्थली में, तो घास स्थली में हमेशा सीधा बनता है, जिससे घास की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, मीन्स इसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है और घास के खाने वालों की संख्या इससे कम होती है। और जो हिरण खरगोश को खाते हैं इनकी संख्या और भी ज्यादा कम होती है, जैसे शेर जो है 1 या 2 या 3 ही होते हैं किसी जंगल में, इन घास बहुत ज्यादा होती है। तो यह पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। आप लोग रट लीजिएगा कि घास का कैसा बनता है, सीधा बनता है, और एक पेड़ का हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। जीव भार के आधार पर देखें तो वन परितंत्र में हमेशा सीधा बनेगा, घास परितंत्र में हमेशा सीधा बनेगा, और तालाब परितंत्र का हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तालाब परितंत्र का जीव भार के आधार पर देखें तो कैसा बनेगा, हमेशा उल्टा बनता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। संचित ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, यही वाला है। तो संचित ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है, क्योंकि 10% ऊर्जा ही एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैव भू रासायनिक चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जल चक्र देखेंगे इसमें हम लोग, और कार्बन चक्र देखेंगे, और नाइट्रोजन चक्र देखेंगे। जल चक्र में देखते हैं जैसे वाटर है, मीन्स कोई सागर या समुद्र है, तो यहाँ से जल बाष्पीकृत होकर ऊपर उठेगा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्या होगा, जल बाष्पीकृत होकर ऊपर हो जाएगा, और बाद में यह बादलों में कन्वर्ट होकर यह क्या करवा देगा, बारिश करवा देगा। और बारिश कहाँ पे होगी, स्थल मंडल पे भी हो सकती है। तो स्थल मंडल से बारिश होने के बाद यह नदियों के माध्यम से किसी मिल जाएगा, पुनः सागर में मिल जाएगा। तो पानी जहां से जल जो है स्टार्ट हुआ था वहीं पे दोबारा से आ जाता है, इसको क्या कहा जाता है, जल चक्र कहा जाता है। कार्बन चक्र में देखें तो वायुमंडल में बहुत सारी मात्रा जो है CO2 की उपस्थित है पहले से ही। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे जो हैं इस CO2 को किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यह क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, और इसके अंदर क्या आ जाती है, CO2 की गैस की मात्रा आ जाती है। जब इन्हीं को जो है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता खाते हैं तो यह CO2 की मात्रा किसमें चली जाती है, यह उपभोक्ताओं में चली जाती है। और बाद में यही जब उपभोक्ता खत्म हो जाते हैं, मीन्स इनकी जब मृत्यु हो जाती है, तो यह किसमें मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। और मिट्टी से पुनः ये CO2 गैस है वह कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में चली जाती है। तो यही क्या है, कार्बन चक्र, मीन्स जहां से स्टार्ट हुई थी वहां पुनः जितनी मात्रा जो गई थी उतनी ही मात्रा पुनः प्राप्त हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, कार्बन चक्र कहते हैं। नाइट्रोजन चक्र क्या है, इसको देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा मात्रा उपस्थित है, 78% समथिंग उपस्थित है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा। जब यह पौधे जो है, कोई पौधा जो है इस जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेता है, किसके, नाइट्रेट के रूप में लेता है। तो जब नाइट्रेट क्या है, जमीन में चला जाता है, तो कुछ जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, मीन्स यह नाइट्रेट को पुनः किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे राइजोबियम हो गया है, एजेटोबैक्टर हो गया है, नीलहरित शैवाल हो गया है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर और नीलहरित शैवाल। यह क्या है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, मीन्स पुनः नाइट्रेट को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उतनी ही मात्रा पुनः जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन को मिल जाती है, मीन्स नाइट्रोजन की मात्रा उतनी ही पुनः मिल जाती है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। यह 3 लोग आप लोग याद कर लीजिएगा, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और नीलहरित शैवाल, यह क्या है, आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण को करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है वायुमंडल का संगठन। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको यहाँ से 1 या 2 प्रश्न अवश्य रूप से देखने को मिलेंगे। पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसों के विशाल आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। जो हम अपने चारों ओर गैसों का विशाल आवरण देखते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। इसमें बहुत सारी गैसें होती हैं, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, आर्गन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, नियॉन, हीलियम, बहुत सारी गैसें मिश्रण होती हैं। लेकिन जो 99% हिस्सा है, वह लगभग 2 ही गैसों का होता है, नाइट्रोजन और आपकी ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन आपकी 78% है और ऑक्सीजन कितनी है आपकी? नाइट्रोजन कितनी है? 78% है, ऑक्सीजन कितनी है आपकी? लगभग 21% है। और तीसरे नंबर पर जो गैस है आपकी आर्गन है, 0.93% है। और वहीं पे CO2 जो चौथे नंबर पर गैस आती है, वह कितनी है? 0.03% है। आप लोग चारों गैस क्रम से याद कर लीजिएगा, चारों का ही आपको क्रम लगाने को भी पूछ सकता है। अभी हमने देखा नाइट्रोजन कितनी है? 78.03% है, ऑक्सीजन कितनी है? 20.95% है। और जो तीसरे स्थान पर सर्वाधिक जो अक्रिय गैस है, वह है आर्गन है, 0.09%। और चौथे स्थान पर कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, 0.03%। बाकी जो अन्य गैसें हैं, नियॉन, हीलियम, ये सारी अन्य गैसें हैं, ये हमारे लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि हम वायुमंडल के तत्व देखें तो स्थायी तत्व होते हैं, कुछ अस्थायी तत्व होते हैं। स्थायी तत्व के अंतर्गत 2 ही गैसें आती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि लगभग 99% हिस्सा किसका है? आपका स्थायी तत्वों का ही है। अस्थायी तत्व में आते हैं, जलवाष्प हो गया है, CO2 हो गई है, ओजोन हो गई है, CH4 हो गया है, जीनोन हो गई है और रेडॉन गैस हो गई है। यदि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का देखें तो 0 से 5% के बीच में होती है। कितनी होती है? 0 से 5% के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। यदि आप पृथ्वी की आकृति देखें तो यहाँ पर आपको 0 अंश अक्षांश रेखा देखने को मिलेगी। यहाँ पे सूर्य का ताप जो है लंबवत होता है, मीन्स सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो यहाँ से जो है सबसे ज्यादा तापमान होने के कारण वाष्पीकरण सबसे ज्यादा कहाँ से होगा? आपका आपका भूमध्य रेखा से होगा। लेकिन ध्रुवों पर क्या होती है? ठंडी बहुत ज्यादा होती है, मीन्स सर्दी बहुत होती है। सूर्य का ताप जो है सीधे किरणों के रूप में नहीं पहुंच पाता है, इसलिए यहाँ पर सर्दी बहुत होती है। तो यहाँ पे वाष्पीकरण की दर बहुत कम होती है, इसलिए सबसे ज्यादा जो दर होगी कहाँ पे? भूमध्य रेखा पे होगी। और ध्रुवों की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे, जो जलवाष्प की मात्रा होती जाएगी वह कम होती जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं हम लोग। वायुमंडल की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको जरूर यहाँ से देखने को मिलेगा। इसकी 5 लेयर होती हैं वायुमंडल की: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वहन मंडल। 5 मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्रम से लगाने के लिए भी आ सकता है, इंग्लिश में भी लगाने को आ सकता है। इंग्लिश में किसको कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और आयनोस्फीयर। इसके अलावा एक और है, एक्सोस्फीयर होता है। सभी अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप अपनी आंखें बंद करो और बाकी रिकॉल करने की कोशिश करो। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वहन मंडल। क्षोभ मंडल को कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मीन्स समानताप है, तो स्ट्रेटो मीन्स समानताप। स्ट्रेटोस्फीयर किसको कहते हैं? समताप मंडल को कहते हैं। मध्य मंडल मीन्स मेसोस्फीयर। मध्य मंडल मीन्स मध्य में है, तो मेसो का मतलब भी मध्य ही होता है। आयन मंडल से आप याद कर सकते हैं आयनोस्फीयर, यहाँ से आपको सीधा सीधा ही देखने को मिल रहा है। आप लोग इंग्लिश के वर्ड आसानी से याद कर सकते हो। बाहर मंडल क्या है? एक्सोस्फीयर होती है। इसकी आप ऊंचाई भी याद कर सकते हो, 8 से 18 किलोमीटर तक होती है क्षोभ मंडल की ऊंचाई। समताप मंडल की 50 किलोमीटर समथिंग होती है, मध्य मंडल की 80 किलोमीटर की समथिंग होती है, आयन मंडल की होती है 640 किलोमीटर की समथिंग। वहीं 640 से 10,000 किलोमीटर तक होती है आपकी बाहर मंडल की ऊंचाई होती है। क्षोभ मंडल के ऊपर जो विभाजित करती है क्षोभ मंडल और समताप मंडल को, उसको क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं। समताप मंडल के ऊपर और मध्य मंडल के नीचे कौन सी सीमा होती है? समताप सीमा होती है। यहाँ पर आपकी मध्य सीमा होती है, आपकी आयन सीमा होती है। आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? एक एक मंडल को देख लेते हैं। जैसे क्षोभ मंडल को देखते हैं तो ये सबसे निचली परत होती है और पृथ्वी से सीधे संपर्क में होती है। आप लोग देख सकते हैं पृथ्वी है तो सीधे ही संपर्क में है। ध्रुवों पर यह 8 किलोमीटर होती है और विषुवत रेखा पर यह 18 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेती है। जैसे इसको देखेंगे, पृथ्वी है, यह भूमध्य रेखा है, तो यहाँ पे क्या है? सूर्य का ताप ज्यादा पड़ रहा है, तो यहाँ से क्या है? ज्यादातर मात्रा में जलवाष्प ऊपर जाएगी। जब जलवाष्प ऊपर जाएगी तो क्या कितनी? 18 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, इसलिए। और यहाँ पर क्या है? जलवाष्प कम होती है, मीन्स सूर्य का ताप लंबवत नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 8 किलोमीटर। तो ध्रुवों पर यह 8 किलोमीटर होती है और विषुवत रेखा पर यह 18 किलोमीटर होती है। सभी मौसम संबंधी घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट, सभी मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? तो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। और इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहा जाता है। अभी हमने देखा क्षोभ सीमा किसको कहा जाता है? क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा को क्षोभ सीमा कहा जाता है। यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी हो जाती है। यदि हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी हो जाती है। इंपॉर्टेंट है दोनों ही, सीधे सीधे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि हम समताप मंडल में देखें तो यहाँ से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? जितने भी हवाई जहाज हैं वे कहाँ पर उड़ाए जाते हैं? तो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। मीन्स हवाई जहाज उड़ाने के लिए जो आदर्श दशाएं पाई जाती हैं वह समताप मंडल में पाई जाती हैं।
यहाँ पर कोई भी मौसम संबंधी घटना घटित नहीं होती है। सभी मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं कहाँ पर घटित होती हैं, तो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ओजोन मंडल को देखते हैं, तो ओजोन मंडल समताप मंडल के अंतर्गत ही आता है। ये 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। ओजोन गैस जो है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे इसके ऊपर जाने पर तापमान बढ़ जाता है। इसको आप छोड़ दीजिएगा। जो पराबैंगनी किरणें हैं, इसको कौन अवशोषित कर लेता है, तो ओजोन गैस अवशोषित कर लेती है। कहां पर, समताप मंडल में। यदि ओजोन गैस समताप मंडल में नहीं होती, तो पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट सीधे पृथ्वी पर आ जाती, जिससे जो मानव है उसमें कैंसर, त्वचा कैंसर हो सकता था। कौन सा कैंसर हो सकता था, त्वचा कैंसर हो सकता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ओजोन मंडल किसमें पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। और यह ओजोन गैस जो है पराबैंगनी किरणों को अपने में अवशोषित कर लेती है, पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं। यदि यह पृथ्वी पर आ जाती हैं तो इससे त्वचा कैंसर हो सकता था। मध्यमंडल को देखते हैं, तो वायुमंडल की यह सबसे ठंडी परत होती है, सबसे ठंडी परत है। और यहाँ पर उल्का पिंडों में आग लग जाती है। क्या है, उल्का पिंडों में आग लग जाती है। किसकी, O2 की उपस्थिति के कारण उल्का पिंडों में यहाँ पर आग लग जाती है और उल्का पिंड यहाँ पर जलकर नष्ट हो जाते हैं। यदि हम आयन मंडल की बात करें, तो पृथ्वी से जो रेडियो तरंगे जाती हैं आयन मंडल से लौटकर पुनः पृथ्वी पर वापस हो जाती हैं। जो डी परत होती है वह दीर्घ तरंगों को प्रवर्तित कर देता है। ई परत जो होती है वह मध्य रेडियो तरंगों को प्रवर्तित कर देता है। वहीं ए परत जो होती है वह लघु रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, कि जो रेडियो तरंगे हैं उसका परिवर्तन किस मंडल से हो जाता है, तो है आयन मंडल से हो जाता है। यदि हम अरोरा घटना को देखें, तो उत्तरी ध्रुव पर, मान लो ये पृथ्वी है, उत्तरी ध्रुव पर जो रोशनी उत्पन्न होती है और दक्षिण ध्रुव पर एक रोशनी उत्पन्न होती है, इसको हम कहते हैं अरोरा घटना। तो उत्तरी ध्रुव पर जो रोशनी उत्पन्न होती है उसको कहते हैं अरोरा बोरालिस, और दक्षिण ध्रुव पर होती है उसको कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रालिस। आपको पता ही होगा कि दक्षिण ध्रुव के पास में ही है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो ऑस्ट्रेलिया से याद कर लीजिएगा आप लोग। अरोरा ऑस्ट्रालिस कहाँ पे है, दक्षिण ध्रुव पर है। कौन सा है, अरोरा ऑस्ट्रालिस दक्षिण ध्रुव पर है। बाह्यमंडल जो है, यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह जो छोड़े जाते हैं कहाँ पर छोड़े जाते हैं, तो बाह्यमंडल में छोड़े जाते हैं। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक प्रश्न अवश्य ही रूप में अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो एक अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देख लेते हैं। जो प्रमुख गैसें हैं उनसे हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वही हम आपको बताएंगे। नाइट्रोजन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और वायुमंडल में दबाव का काम करती है। किसका काम करती है, वायुमंडलीय दबाव डालने का काम करती है। आग को तेजी से फैलने से रोकती है। पौधों में प्रोटीन का निर्माण में यह सहायक होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, थिएटर में जो कृत्रिम धुआं उत्पन्न किया जाता है वह नाइट्रोजन गैस के द्वारा ही किया जाता है। जो थिएटर में कृत्रिम धुआं उत्पन्न किया जाता है नाइट्रोजन गैस के द्वारा किया जाता है। दीवित नाइट्रोजन में कोशिका, ऊतक और शुक्राणु का संरक्षण किया जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दीवित नाइट्रोजन में कोशिका का, ऊतक का और शुक्राणु का संरक्षण किया जाता है। यदि हम ऑक्सीजन की बात करें, तो यह वायुमंडल में दूसरी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। इसको जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं। यह आग जलाने में सहायक होती है, यह वस्तुओं को सड़ने में सहायक होती है, मीन्स अपघटन करने में सहायक होती है। बाकी ये वाला क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा। आर्गन देख लेते हैं हम लोग। यह अक्रिय गैस है और यह ट्यूबलाइट में भरी जाती है। इसमें ट्यूबलाइट आदि में भरी जाती है और यह तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। यही एक अक्रिय गैस है। इसके अलावा देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो यह वायुमंडल में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। यह आग बुझाने में सहायक होती है, हरित गृह प्रभाव के लिए बहुत ज्यादा उत्तरदायी है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है, यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, यह एक ग्रीन हाउस गैस है। यदि हम हाइड्रोजन के बारे में देखें, तो वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन ही है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। इसे हम भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, भविष्य